नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के और उसकी तैयारी को लेकर के। तो आप यदि जेटेट में 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें परचम लहराना चाहते हैं, तो आपको यहां पर दिए हुए सारे प्रश्नों को एक बार हल कर लेना होगा। तो आपको हम बताते चले, यदि जेटेट में आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक के सारे नोट्स और PDF को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी आपका एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में 100 कैंडिडेट का एडमिशन होगा। उसके बाद जो है यहाँ राशि 1000 रुपये कर दी जाएगी। तो आप अभी अभी ऑफर में जुड़े, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सभी अगर 101% स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको यहाँ पर सारे राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसके हल प्रश्न पत्र के साथ साथ यहाँ पर JCERT जो जैक की किताब है उसके मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों का हल करवाया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके सारे नोट्स और PDF एक बार देखिए। आपको बता देते हैं, यदि आपको जब भी वीडियो मिले, कभी भी मिले, तो आप यदि क्लास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम समय भी बचा हुआ रहेगा। तो आप यहाँ से 10 दिन का 5 दिन का समय बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि JCERT टेक्स्ट बुक से जो बने हुए नोट्स होते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या देखिए बहुत ही कम है और उससे भिड़ने की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तक आप 2013 या 2016 किसी भी जेटेट को देखिएगा तो सब प्रश्न किताब से थे, लेकिन लोग को किताब से पढ़ते नहीं है, सिर्फ बाजारू किताब को देखते हैं। बाजारू किताब से देखिए आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है और बाहर का जो टेक्स्ट बुक है उससे भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ JCERT का नोट्स यहाँ पे मिल रहा है। आप इसको खरीद करके एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 499 रुपये में आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की इस वीडियो में देखिए हम सामाजिक विज्ञान का आपके लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 12 लेकर के आए हुए हैं। तो इसके पहले आपने 1 से लेकर 11 तक नहीं देखा है तो आप सभी प्रैक्टिस सेट अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है आपको सामाजिक विज्ञान का या कह लीजिए सामान्य अध्ययन का, ये दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, तो जो 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और 1 to 5 में यहाँ पर सामान्य अध्ययन सेशन की तैयारी कर रहे हैं, तीनों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यह जो क्लास आपको लिया गया है, ये आपको यहाँ पर जितना भी प्रश्न लिया गया है वो आपको JCERT जैक की किताब के टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ठीक है, टोटल चीज़। इसके पहले तो हमने आपको यहाँ पर JCERT जैक की किताब का हिस्ट्री सेशन का 6 to 10 तक का पूरा कंप्लीट कर दिया वीडियो, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जो कि आपको सारे चैप्टर का मिक्सअप क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो आप कितने सही कर पा रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो शिक्षक अब तक यहाँ पर JCERT किताब का नोट्स PDF लेकर के अभी तक तैयारी नहीं किए हैं तो अभी परीक्षा विलम्ब होगी, आप सभी अभी जरूर जुड़ जाइएगा। और यहाँ से सारे नोट्स PDF आपको व्हाट्सएप पर दे दिए जाते हैं, PDF आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आप वहाँ से तैयारी अवश्य एक बार पढ़ करके कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही चीप रेट में आपको दिया जाता है, जो कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे। तो झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है बताना है। देखिए प्रश्न अभी तक झारखंड के एग्जाम में आपको बता देते हैं कि यह प्रश्न 11 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है, तो राइट आंसर इसका होता है देखिए 32, यानी झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति अभी तक गिनती की गई है। तो आपको भी आएगा कि झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है, तो आपको 32 ही टिक करना है। ठीक है, सबसे प्राचीन जनजाति का नाम क्या है बताना है कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी झारखंड की, असुर है, कोरवा है, बिरजिया है या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति जो थी वो है आपका असुर। सबसे प्राचीन जनजाति में असुर का नाम आता है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति को पहला स्थान प्राप्त। देखिए इस प्रश्न को अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा। प्रश्न अब तक 11 से ज़्यादा बार आ चुका है, 11 प्लस बार आ चुका है झारखंड में। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान जो है जनजाति को पहला स्थान प्राप्त। देखिए इसके लिए आपको हम बता देते हैं, कभी कभी पहला भी पूछा है एग्जाम में ना, कभी कभी पहला भी पूछा है, एक आध दो बार आप देखिएगा तो दूसरा भी पूछा है और एक आध बार तीसरा, यानी तीसरा तक गया है इसका प्रश्न। ठीक है, तो पहला स्थान किसका होगा, दूसरा स्थान, तीसरा। तो देखिए ये तो याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप नारा लगाते हैं तो कोई नारा लगाते हैं जय श्री राम, कोई नारा लगाते हैं जय हिंद, कोई नारा लगाता है राधे राधे, कोई नारा लगाते हैं जय सुभाष चंद्र बोस की जय, महात्मा गांधी जय, इस तरह नारे लगाते हैं आप। तो आप आदिवासी लोग जानते हैं जो नारा लगाते हैं, उसके लिए ये इस प्रश्न की याद रखिएगा, जो नारा होगा याद रखिएगा आप सम हो, एक नारा याद रखिएगा सम हो। ठीक है, ये आदिवासी की ये जनसंख्या की दृष्टि से स्थान याद रखने के लिए सम हो याद रखिएगा। ये सम हो क्या है, तो यहाँ पर सम, एस का मतलब है संथाल, यू का मतलब है उरांव, एम का मतलब है
मुंडा, और हो का मतलब ऑलरेडी हो है, ठीक है। तो पहला स्थान किसका होगा? एस। एस माने संथाल, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो अधिक जनसंख्या है जनजाति का जनसंख्या की दृष्टि वो संथाल का है। दूसरा यू से है उरांव, उरांव जनजाति का है दूसरा, और तीसरा मुंडा है। एक बार चौथा भी आया था, चौथा हो याद रखिएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, सम हो मतलब संथाल, उरांव, मुंडा और हो। पहला जो जनसंख्या दृष्टि स्थान है संथाल है, दूसरा उरांव है, तीसरा मुंडा है, चौथा हो है। क्लियर हो गया होगा ना? चलिए क्लियर होगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक जो नोट्स लेकर नहीं पढ़े हैं, आपको बताते हैं ऐसे ऐसे ट्रिकी के माध्यम से आपको 1000 नोट्स, 1000 प्रश्न आपको याद करवा दिए हैं हम, जहाँ आपको कोई दिक्कत होगा ही होगा नहीं, ठीक है। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? कामरान, विदेह, तंजावर या कोई नहीं, ठीक है। तो चोल शासकों की राजधानी तंजावर थी। प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनाया? देखिए ये राजराजेश्वर मंदिर जो है ना, आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। और किस किताब से है आप देख लीजिए, ये जेसीईआरटी का किताब का है, ठीक है। तो कुंजरमल राजराव पेरुत्तचलम, लाहौर उस्तमत, लाहौर लोहरी या कोई नहीं, किसने किया, ठीक है। तो प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर को कुंजरमलन राजराज पेरुत्तचन ने किया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार कहाँ है? 1001 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा है, बहुत ही एमवीवीआई है, बहुत ही एमवीवीआई है, और आपको किताब से निकल के आया है। अजमेर, जयपुर, नागपुर या ईरान, ठीक है। तो सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मजार है वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है, अजमेर में लोग जाते भी हैं। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तिमल, तमिलनाडु, बिहार या उड़ीसा। ये राजराजेश्वर मंदिर, जिसको हम लोग बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये भी प्रश्न पूछा गया है कि राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज प्रथम ने, राजा राज द्वितीय ने, राजा राज तृतीय ने, कोई नहीं, ठीक है। तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया गया वो राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए हमने कुछ नोट्स बना दिया है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए नोट में लिख दिया हमने कि राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। कभी कभी पूछा है कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो कभी कभी तंजौर भी ऑप्शन होता है, कभी कभी उसका स्टेट भी ऑप्शन दे दिया तमिलनाडु, ठीक है। तो दोनों चीज़ को हमने लिख दिया है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। जो यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर है या बृहदेश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु में के तंजौर में स्थित है, और इसका निर्माण चोल शासकों के द्वारा करवाया गया है। और चोल शासक में कौन सा राजा ने? तो राजराज प्रथम ने करवाया। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। देखिए नोट्स तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको इस कदर बनाया गया है ना कि आप कम पढ़ करके जरूर अच्छा मार्क्स यहाँ से आप प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। तो 2-4 नंबर का देखिए जो दिमाग में चलता है ना कि फेल कर जाते हैं, वो यहाँ से तो अवश्य आपको निकल जाएगा, आप जुड़ जाइए केवल। बृहदेश्वर मंदिर भी कहा, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, मेहरौली, बिहार या कहीं नहीं, ठीक है। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, ठीक है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देखिए विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, जिसको मेवाड़ शासक राणा कुंभा ने बनवाया है। विजय स्तंभ को मेवाड़ शासक राणा कुंभा ने बनाया है। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। देखिए इसके लिए हमने बताया था आपको, मुगल शासक जो हैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था हमने कि कौन सा वंश किसके बाद आया। तो एक था, एक रैली में चलिए, भाज शो, कभी कभी याद रखते हैं भाजपा के शो में चलिए, ठीक है। तो भाजपा, तब बी से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यानी बाबर का जो बाबर की मृत्यु हो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी, तो एच हो गया, बाबर के बाद एच, एच जा रहा है, एच मतलब हुमायूं, ठीक है। हुमायूं क्या है लिए है, तो हुमायूं ऑप्शन है इसमें, हुमायूं बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखो, मुगल साम्राज्य का ऐसा एकमात्र शासक कौन था जिसने अपने भाइयों के साम्राज्य का विभाजन किया? देखिए मुगल साम्राज्य का एक शासक कौन था? बाबर था, अकबर था, हुमायूं था, कोई नहीं। तो वो हुमायूं ही था, जो कि बहुत ही नरम दिल का था, बहुत ही नर्म दिल का था। और यह हमेशा हारते भी रहा, हमेशा हारते भी रहा, ठीक है। यानी ये लड़खड़ाता रहा और जिंदगी भर लड़खड़ाते हुए मर भी गया था। इसी का कहा जाता, हुमायूं को ही कहा जाता, ठीक है। तो इसका जो है साम्राज्य विभाजन जो है, अपने भाइयों के भी साम्राज्य का विभाजन करना बहुत ही मुश्किल पड़ा था, और इसकी दयालुता का सबसे बड़ा कारण था साम्राज्य का विभाजन। तो मुगल साम्राज्य का ऐसा एकमात्र शासक हुमायूं ही था
जिसने अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा, निकाय शामिल करना, संपत्ति को हड़पना, कोई नहीं। ठीक है, तो हुमायूं की असफलता का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो है अपने भाइयों के बीच दयालुता के कारण साम्राज्य का बंटवारा कर देना। ठीक है, ये हुमायूं की असफलता का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया? ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कोई नहीं। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या कोई नहीं। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई? तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। बहुत कम समय तक साम्राज्य किया और ये जो है कुतुब मीनार को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, देखिए 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस शासक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, याद रख लीजिएगा, प्रश्न आएगा। लाख बख्श का नाम से किसको जाना जाता है? ये भी प्रश्न आया है। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? ये भी प्रश्न आया हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि वह एक बार में लाखों का दान देने वाला था। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का संकलन किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक, बौद्ध पिटक, जातक या कोई नहीं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संकलन जो है आपका वो आपको मिलता है जातक में। ठीक है, बुद्ध की जीवनी है हर्षचरित, रामायण, बुद्ध चरित्र, कोई नहीं है। तो बुद्ध की जीवनी किसमें होगी? बुद्ध चरित्र में। ठीक है, बुद्ध चरित्र में होगा। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? चाणक्य, वाल्मीकि, अशोक घोष या कोई नहीं। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा? अशोक घोष ने लिखा था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, निगम, अश्व या जातक। ठीक है, तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय, कोई नहीं। ठीक है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय ने, कोई नहीं। ठीक है, तो हर्षवर्धन को पराजित किया पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? हरिसेन, सिंह विष्णु, नरसिंह प्रथम या कोई नहीं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? हरिसेन, सिंह विष्णु, नरसिंह प्रथम या कोई नहीं। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है पल्लव वंश का संस्थापक। ठीक है, देखिए इसका पूरा डिटेल्स जो है आपको हम यहाँ पर PDF क्लास लेते समय करवा दिया है। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवा दे रहे हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन, ताबड़तोड़ रिवीजन करवाया जा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द जुड़े और सभी लोग जुड़े और यहाँ से जो है आप जेटेट को 101% क्रैक कीजिएगा। ठीक है, तो आप अभी कभी वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन नहीं करेंगे। और बहुत ही चैप्ट में आपको हम यहाँ पर नोट्स, वीडियो क्लासेज, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सभी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कश्मीर, चिलकारम, कांचीपुरम या गोपुरम। ठीक है, तो पल्लव की जो राजधानी थी वो आपका कांचीपुरम था। कांचीपुरम वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, रेशे उत्पादन या कोई नहीं। तो जो कांचीपुरम है वो वर्तमान में सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, हरेंद्र, वीरेंद्र या सभी। ठीक है, तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था। क्या था? अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था। अशोक के पुत्री का क्या नाम था? संग, संघमित्रा, अमरावती या प्रियदर्शी। तो अशोक के पुत्री का नाम जो था वो आपका संघमित्रा था। ठीक है, कौन था? संघमित्रा था। अशोक के पुत्र और पुत्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? देखिए अशोक जो था यहाँ पर क्या किया, तो कलिंग युद्ध में नरसंहार को देख करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध नहीं करने की ठानी। इसके बाद वो कोई भी युद्ध नहीं करेगा, ये इसका संकल्प हो गया। तो बौद्ध धर्म का जब बना तो बौद्ध धर्म का प्रचार करना बहुत ही अधिक हुआ। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का सबसे अगर प्रचार किसी ने किया तो वो अशोक के समय ही यहाँ पर हुआ था। ठीक है,
तो उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी, अपने पुत्र यहाँ पर महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक के उत्तरापंथ प्रांत की राजधानी कहाँ है? उत्तरापंथ प्रांत की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या स्वर्णगिरी। तो अशोक के उत्तरापंथ प्रांत की राजधानी जो है आपका तक्षशिला है। अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी थी, अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या स्वर्णगिरी। ठीक है, तो अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या स्वर्णगिरी। तो इसकी जो देखिए यहाँ पर राजधानी बनाया गया है वो आपका तोसली बनाया गया है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़, घोड़ा, पीपल, स्तूप। ठीक है, तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़। देखिए इसके लिए आपको जन्म वाला हमने पूरा ट्रिक दे दिया है। क्या दिया है? जन्मे कमलेश। ट्रिक क्या है देखिए याद रखिएगा, जन्मे कमलेश, त्यागे घोड़ा, बुध निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। यानी जन्म का प्रतीक कमलेश मतलब कमल और श्रेय का मतलब साढ़। ठीक है, त्याग, त्यागे घोड़ा, तो त्याग का प्रतीक घोड़ा, निर्वाण पद चिन्ह किसका प्रतीक है? निर्वाण का, और स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। ये जो है आपको जो हमसे जुड़े हुए हैं सबको नोट्स पीडीएफ दे दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ है। ठीक है, कमल एवं साढ़ है। बुद्ध के त्याग का प्रतीक कमल, साढ़, घोड़ा, पीपल। राइट आंसर घोड़ा। अभी आपने बताया जन्मे कमलेश, त्यागे घोड़ा। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक, बुद्ध का ज्ञान तो ये पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, इसलिए बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष ही होगा। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक, तो निर्वाण पद चिन्ह अभी आपको बताए थे, तो पद चिन्ह हो जाएगा, निर्वाण पद चिन्ह हो जाएगा। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक, तो मृत्यु स्तूपे अभी बताए थे, यानी मृत्यु प्रतीक स्तूप होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान ने किसने दिलाया? बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाया? अशोक ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाते के साथ इसने यहाँ पर बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दिया प्रचार प्रसार करके। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सुबह में 5:30 बजे। तो आप जुड़ करके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, और जो अभी तक नोट्स पीडीएफ नहीं लिए हैं अभी ही कॉल करें और यहाँ से नोट्स पीडीएफ सारा चीज़ आप परचेज कर लें और यहाँ से जरूर तैयारी करें। धन्यवाद।